इस टीम पर हमला हुआ है। अपराधियों को गिरफ्तार कर दी गई पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ हुई है, जिसमें कई पुलिस के जवान घायल बताए जा रहे हैं। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का है, जहां पुलिस दबिश देने पहुंची थी। तभी ग्रामीणों ने धावा बोल दिया, जिससे दोनों बदमाश भागने में सफल रहे। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर ही बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस सादे लिबास में पहुंची थी और घर में बिना इजाजत घुसकर मारपीट करने लगी। महिलाओं ने बताया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट की। हालांकि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पर यह हमला हुआ है। वैशाली से ये बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन इस पुलिस टीम पर ही वहां के लोगों ने हमला कर दिया। ये गाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। देखिए कैसे जो शीशे हैं इस गाड़ी के वो टूटे हुए हैं। हमले में कई पुलिस के जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। 5 की गिरफ्तारी भी इस मामले में पुलिस ने की है। मौके से दोनों बदमाश हालांकि भागने में सफल रहे। पकड़ के ले गया ना, तो लगा हल्ला किया, जब हल्ला लेके चिड़िया लेके ले गया तो हमरा के पुलिस ऐसे ढकेल दिया, हम ऐसे गिर गए। अच्छा, उसी में चोट लगी? चोट लगी पीछे से। अरे आया एक वारंट पेपर लेके आइए, उसके बाद ले जाइएगा। तो मुझे नहीं मारा, लेडीज पुलिस नहीं मारी, जेंट्स पुलिस मारा। जेंट्स पुलिस नहीं मारा, सिविल ड्रेस में था वो मारा है। हम पूछ रहे हैं कि सर क्यों ले जा रहे थे, बोल रहा है कि आज जेंट्स को ले जा रहे हैं, कल लेडीज को उठा के और लड़की सबको उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। इतना बोलते हुए लेके सब गया है यहाँ। आया लोग ढूक के सब कोई देखा, हमरा गाली गिना कोई नहीं दिया। एक आदमी बोला कि बूढ़ी तुमको बेटा का खरजितिया किया है, नहीं तो आज बेटा के मुँह आ जाएगा। हम रोए लगे। आपके घर में पुलिस आया था? हाँ, ढूक गया। सब में नहीं आ रहा, सब में नहीं आ रहा, सब में नहीं आ रहा। पूछे नहीं उनसे कि क्या खोज रहे हैं? ना, हम ना पूछे। और छापामारी करने के उद्देश्य से घर का घेराबंदी करना प्रारंभ किए। इस बीच उपरोक्त दोनों अपराध कर्मी के परिजन करीब 20-25 की संख्या में नाजायज मजमा बनाकर पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिए। थानाध्यक्ष के द्वारा उन लोगों को समझाया गया, लेकिन उन लोगों के द्वारा पुलिसिया कार्रवाई का विरोध जारी रखा गया और इस बीच दोनों अपराध कर्मी भागने में सफल। पटना सिटी से बड़ी खबर मिल रही है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। असामाजिक तत्वों ने रोड़ेबाजी की और फायरिंग की। एक स्कूटी में आग लगा दी गई। जेसीबी और ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की कोशिश। 4 दीवारी निर्माण को लेकर के भड़का विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया। दीदारगंज थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। जेसीबी और ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की कोशिश। पटना सिटी से बड़ी खबर। असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रोड़ीबाजी की है, फायरिंग की है। एक स्कूटी में भी आग लगा दी। जेसीबी और ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की कोशिश है। 4 दीवारी निर्माण को लेकर के दरअसल ये विवाद भड़का और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां एमडीएम खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए हैं। 10 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। एमडीएम में छिपकली गिरने की आशंका है। प्रशासन ने अब जांच के आदेश दिए हैं। महुआ प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीलकंठपुर की एक घटना सामने आई है। शिक्षक के द्वारा जो है, खासकर प्रिंसिपल के द्वारा जो है सो उनके डराया धमकाया गया है। तो इसकी जांच की जाएगी। हम लोग इसकी जांच करेंगे और इसकी सूचना जो है हमने जिला पदाधिकारी और जो भी वरीय पदाधिकारी है सबको सूचना दे दी गई है। और है कि जिला स्तरीय इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, मिड डे मील के संचालक हो, स्कूल प्रशासन हो, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई। और देखिए, दरभंगा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एसएसपी ने महिला दरोगा को निलंबित कर दिया। जहां रिश्वत लेन देन के ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई है। सिमरी थाना में तैनात थी दरोगा ज्योति कुमारी। एक पक्ष से रिश्वत लेने का आरोप है। एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन ने दरअसल पुष्टि की है। विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू युवती को भगाया और युवती ने कोर्ट में
घर जाने की इच्छा जताई। महिला दरोगा पर युवती को डराने का भी आरोप है। तो देखिए यहाँ पर ये वही दरोगा हैं जो घूस लेते हुए पकड़ी गई हैं, यानी कि ऑडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। सिमरी थाना में तैनात थी ये दरोगा ज्योति कुमारी, एक पक्ष से रिश्वत ले रही थी। एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन ने पुष्टि की है। बड़ी खबर गया जी से है, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर एक कार्यक्रम में पत्थर फेंके गए। हालांकि उन्हें पत्थर नहीं लगा, लेकिन इस घटना से सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया और पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। जीतन राम मांझी खीजरसराय के सिसवर स्थित एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी किसी ने मंच पर मांझी की ओर पत्थर फेंक दिए, जो उनके पास खड़े बॉडीगार्ड को जा लगा, जिससे हल्की चोट आई। वह इस घटना को लेकर मांझी ने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत नजरिया से देख रहे हैं। होता है जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोई अच्छा काम तो होने नहीं देना चाहते हैं, उनके दिमाग में बात आई, इसलिए इसके बारे में कुछ लिखा नहीं करते। और एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन, जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंके गए, हालांकि उन्हें लगा नहीं, बॉडीगार्ड को लगा। क्या पूरा मामला सामने आया है और क्या पता चल पाया कि ये पत्थर चलाने वाला कौन था? देखिए, जीतन राम मांझी जो है कल देर शाम जो है खीजरसराय के निजी स्कूल में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे और कार्यक्रम को जब स्टेज पर जैसे ही लोग भाषण देने शुरू किए थे, वैसे ही कि स्टेज के बाहर से जो कुछ अन्य लोग जो अचानक जो है उस पत्थर जो है 1-2 पत्थर जो है स्टेज के पास गिरा है। हालांकि जो पत्थर जो है वो जीतन राम मांझी को नहीं लगा, उसके किनारे फेंका गया। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्टेज के पीछे जब पुलिस गए तो वहाँ पर जो नाबालिग बच्चे थे वहाँ मौजूद थे और हिरासत में दोनों बच्चों के लिए है और दोनों बच्चों से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर दोनों बच्चों के द्वारा पत्थर क्यों फेंका गया, कहीं इसके पीछे कुछ साजिश तो नहीं है। फिलहाल पुलिस दोनों बच्चों की हिरासत को लेकर के पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि बच्चे के द्वारा किस मंशा से पत्थर फेंके गए। हालांकि यही बताया जा रहा है कि स्टेज के पीछे कुछ बच्चे देर शाम जो है वहाँ पर घूम रहे थे और किसी कारण उसके बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया गया था। हो सकता है कि बच्चे जो है जानबूझकर वो पत्थर फेंके हैं, पर अभी तक पुलिस जो है बच्चे से पूछताछ की जा रहा है और ये क्लियर नहीं हो पाया है किस वजह से पत्थर फेंके गए। मांझी ने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो गलत नजरिया से देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, इन दिनों एक सप्ताह से जो है मांझी परिवार में कई तरह के विवाद सुने हुए। आप बताती कि उनके जो समधन है ज्योति मांझी, उन पर भी हमला हुआ था। उसके बाद जो है जीतन राम मांझी कई तरह के ट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं एक जाति विशेष पर। तो कहीं न कहीं इस तरह को लेकर के कई लोग जो है विशेष जाति के लोग जो है उससे काफी नाराज हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह को लेकर के। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका एलन। और अब बात कर लेते हैं बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम की। देखिए, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और आपको बता दें कि 87 पैसे की फिर बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दाम में। वहीं डीजल के दाम भी बढ़े हैं 91 पैसे। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो मिडिल ईस्ट संकट का असर साफ साफ देखा जा रहा है और देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 दिन में तीसरी बार कीमत बढ़ी है। तो जाहिर तौर पर लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। इससे पहले इसी हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। कुछ दिन पहले भी कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो ऐसे में देखिए, तीसरी बार है ये जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। डीजल के दाम भी 91 पैसे और बढ़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 87 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में की गई है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मिडिल ईस्ट संकट के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और लगातार पेट्रोल के दामों में बदलाव, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। अब इससे कहीं ना कहीं देखिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। और देखिए, पटना से बड़ी खबर, जहां सुधा के उत्पाद के दाम बढ़ गए हैं। दूध, दही, पनीर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। बटर लस्सी के भी दाम बढ़े हैं। 25 मई से नई दरें लागू होंगी। सुधा टोंड अब 1 लीटर
55 रुपए का मिलेगा। सुधा स्टैंडर्ड 1 लीटर 60 रुपए का मिलेगा, तो 200 ग्राम पनीर अब 95 रुपए का मिलेगा। सुधा ने सभी उत्पाद के दाम बढ़ा दिए हैं, तो आम लोगों को अब कह सकते हैं कि पॉकेट थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी इन डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, और ये दाम अब 25 मई से लागू होगा। लालू प्रसाद जून के पहले हफ्ते में सिंगापुर जाएंगे स्वास्थ्य की रूटीन चेकअप के लिए। दरअसल सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद। सीबीआई विशेष कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज किया। लालू प्रसाद ने, आपको बता दें कि पासपोर्ट रिलीज करने का आवेदन दिया था और किडनी की रूटीन जांच के लिए सिंगापुर जाने का हवाला दिया था। तो अगले हफ्ते ही खबर ये मिल रही है, यानी कि जून के पहले हफ्ते में सिंगापुर जाएंगे लालू यादव स्वास्थ्य की रूटीन चेकअप के लिए। उनको डॉक्टर की निगरानी में रहना होता है, तो ऐसे में देखिए सीबीआई विशेष कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज कर दिया है। तो लालू प्रसाद ने आवेदन दिया था पासपोर्ट रिलीज करने का, किडनी की रूटीन जांच के लिए सिंगापुर जाने का उन्होंने हवाला दिया था। आपको याद होगा लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया है। तो ऐसे में उनको नया जीवन मिला उनकी बेटी के द्वारा, और लगातार उनकी जांच होती रहे। रूटीन चेकअप के लिए उनको जाना है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जाने की बात कही जा रही है लालू प्रसाद की, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जून के पहले सप्ताह में उन्हें अपने रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जाना है। चेकअप के सबसे जो मुश्किल उनके सामने थी कि उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त था, और चारा घोटाले मामले में वो कोर्ट में जब्त किया गया था। और पिछले दिनों उनकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये उनके जो मांग थी कि उनके रूटीन चेकअप कराना है और उन्हें सिंगापुर जाना है, और इसके लिए कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और इसके तहत लगातार उनकी तबीयत जो है वो नासाज चल रही है, और बीच बीच में जो रूटीन चेकअप होता है उनका, जिस तरीके से सिंगापुर में उनका किडनी जो ट्रांसप्लांट किया गया था, उसमें डॉक्टर का मानना है कि चेकअप का समय हो गया है। तो इसलिए वो जून के पहले सप्ताह में वो सिंगापुर जाएंगे, और वहाँ पे माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के घर पे ही रहेंगे और वहाँ पे अपना इलाज कराएंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। दिल्ली से बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज देंगे युवाओं को तोहफा। जो यहाँ 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19वें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा लोगों को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। 47 जगहों पर आयोजित होगा ये 19वां रोजगार मेला। 18 रोजगार मेले में 12 लाख युवाओं को दिए जा चुके हैं नियुक्ति पत्र। तो आज का दिन देखिए बेहद ही खास है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 47 जगह पर आयोजित होगा रोजगार मेला। पीएम मोदी आज युवाओं को तोहफा देने वाले हैं। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। अगले 5 साल में बिहार में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम सम्राट चौधरी ने दी। वहीं बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी खास निर्देश दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षक बहाली की चर्चा पूरे साल चलती रहती है। एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी उच्च स्तरीय बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सीएम सम्राट चौधरी ने दी। सीएम ने लिखा, राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिए गए हैं। अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी जरूरी फैसला लिया गया। इसके तहत महिला शिक्षिका का ट्रांसफर गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में किया जाए, जबकि पुरुषों का तबादला गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में करने को कहा गया है। यही नहीं, निर्देश ये भी दिया गया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाए, ताकि पोशाक की आपूर्ति समय पर हो और महिला स्वावलंबन को भी बल मिले। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए बीपीएससी को दोबारा रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी। इस साल 20,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होगा। मिथिलेश तिवारी ने यह कहा कि जितनी जरूरत शिक्षकों की होगी उतनी ही बहाली की जाएगी। वहीं पीटी और मेंस परीक्षा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह साफ कहा कि पीटी मेंस पर फैसला लेने का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है। इधर जून महीने से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ट्रांसफर नीति पर जल्द कैबिनेट की मुहर लगने वाली है और जून के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। टीआरई 4 देखिए, मैं लगातार कहते रहा हूं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को अच्छी खबर मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी खबर दी है। आज अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, इस पर निर्णय होगा। जुलाई महीने में टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी और हर साल जुलाई महीने में वैकेंसी आएगी, तो टीआरई 4 पर स्थिति स्पष्ट हो गई। 20-20 हजार की वैकेंसी हर साल हम लोग करेंगे और हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो अब इसकी तैयारी में जुट गए। मतलब अब कैलेंडर एक तरह से आप शिक्षा विभाग की तरफ से जारी करेंगे कि अब हर साल बहाली होगी। बिल्कुल भाई, हम शिक्षक की नियुक्ति उतना ही करेंगे ना जितना हमको जरूरत है। ये हम जो चरणबद्ध कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी तो होंगे, तो विद्यालयों में जितने भी हमारे लिए स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसका पूरा 1 सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को सीएम साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रैशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000 टीआरई 4 की वैकेंसी हर साल जुलाई महीने में जारी हो। क्या आप टीआरई नाम रखेंगे या पीटी मेंस की बात हो रही है? क्योंकि विरोध हो रहा है कि भाई पीटी मेंस हम क्यों दें, हम एसडीएम नहीं बन रहे हैं, हम एसडीपीओ नहीं बन रहे हैं, बीडीओ नहीं बन रहे हैं। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया है और बिहार में जितने भी आयोग हैं जो परीक्षाएं लेते हैं, उन सब के लिए जीएडी एक गाइडलाइन निकालने वाली है और ये अगले 1 सप्ताह के अंदर निकल जाएगा। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन निकलेगा, उसी गाइडलाइन को शिक्षा विभाग ऑप्ट करेगा। तो इसीलिए ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सामान्य प्रशासन विभाग को कर। हम लोगों की सहमति बनी है कि हर पुरुष शिक्षक को उसके ज़िले में जो उसका नियरेस्ट ब्लॉक का जो स्थान होगा जहाँ पे वैकेंसी होगी वहाँ हम देंगे जी। और महिलाओं के लिए हुआ है कि उनका अपना पंचायत छोड़ करके और बगल के पंचायत में, मतलब उनको ब्लॉक के अंदर ही देने की बात हुई है। तो एक तो अच्छी बात है कि एक ये मोटा मोटी नीति बन गई। इसके अलावे गंभीर रूप से जो बीमार होंगे उनके लिए प्रावधान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे, जो हर सवाल का बारीकी से बखूबी जवाब देते नजर आए। हालांकि टीचर बहाली को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दिया था और इन्होंने भी सहमति जता दी है और न्यूज 18 से बातचीत में साफ तौर से कहा है कि अभ्यर्थी जो अभी एक तरह से असमंजस में है, उन्हें क्लियर कर देना चाहते हैं कि जुलाई में आपका विज्ञापन जारी होगा। टीआरई 4 का भी तैयारी में आप जुट जाइए। अधिक से अधिक जो वैकेंसी बनेगी शिक्षा विभाग जरूर देगा। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अररिया के झमटा में परमान नदी पर करीब 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना पुल अब सवालों के घेरे में आ गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने यह पुल 4 साल पहले बनवाया था, लेकिन अब पुल का स्लैब धंस चुका है और रेलिंग में भी दरारें पड़ चुकी है। पुल का निर्माण प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने किया था। अब इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं संवेदक का कहना है कि पुल का निर्माण तय मानकों के अनुसार किया गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल 4 साल पहले इस पुल को बनाया गया था और लगभग 7.5 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। ग्रामीण कार्य विभाग ने निर्माण कराया था इसका, लेकिन अब पुल धंस चुका है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों को डर सता रहा है। परमान नदी पर करीब 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना ये पुल अब सवालों के घेरे में है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। पुल का निर्माण प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने कराया। बनाया गया है, परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।
स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया गया है। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पुल धंसने की बात है तो सब जांच का विषय है। एक आरोप लग रहा है कि लोकल बालू से काम किया गया है, वहाँ के लोगों ने बताया। नहीं सर, ऐसा नहीं, लोगों ने बताया। अररिया के झमटा गांव में 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना यह वही पुल है जिसमें दरार आ गई। झमटा महिषाकोल यह पुल है और ग्रामीण कार्य विभाग एजेंसी है और कंस्ट्रक्शन का जो नाम है प्रकाश कंस्ट्रक्शन है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पिलर का जो है इस पुल का स्लैब धंस गया है और रेलिंग में दरार भी आ गई है, जिसको लेकर एक तरफ जहां कंस्ट्रक्शन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, संवेदक पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पर ग्रामीण कार्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुल लगभग 6 इंची धंस चुका है और डर है कि कोई बड़ी घटना न हो जाए। हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे इस पुल का सुरक्षित रूप से किसी भी हालत में आवागमन बंद नहीं होना चाहिए और साथ में जो इंजीनियर, जो ठेकेदार और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी जो गलती है उनको सस्पेंड किया जाए। नेपाल कुर्साकांटा से रोड है और अररिया मुख्यालय और फारबिसगंज प्रखंड को भी जोड़ता है और ये पुल नहीं होने के बाद मुझे लगता है कि डेली 10 से 20 हज़ार लोगों का आवागमन बाधित होगा। ब्रिज है वो जिस तरीके से इसमें दरार आई है तो ग्रामीण कार्य विभाग के साथ साथ संवेदक पर भी सवाल खड़ा हो गया है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, 4 साल पहले बना पुल अब यहाँ पर जर्जर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्माण यानी कि घटिया क्वालिटी की सामग्री से की गई है। पूरा मामला बताइए। जी, दरअसल देखिए 4 साल पहले जो है ग्रामीण कार्य विभाग जो एजेंसी है उसके द्वारा यह ब्रिज का निर्माण कराया गया था, जो कि अररिया से कुर्साकांटा होते हुए नेपाल की खुली सीमा तक जो है ये सड़क जो है जाती है। तो 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से जो है 4 साल पहले प्रकाश कंस्ट्रक्शन नाम का जो है यह जो ठेकेदार है, दिनेश प्रसाद नाम है ठेकेदार का, जो संभवतः बिहार के नालंदा जिला का बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जब हमने ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाइट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि स्लैब जो है धंसा है, रेलिंग में दरार आई है। ऐसे में साफ तौर पर जो 4 वर्ष में जिस तरीके से दरार आई है और स्लैब धंसा है तो ठेकेदार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उनकी उपस्थिति में जब यह पुल बन रहा था तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया है, आरोप लगाया है कि जो नदी का बालू होता है उस बालू का उपयोग किया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि वही अररिया डीएम विनोद दुहन ने मौखिक जानकारी दी है कि उन्होंने जांच का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। जी, यानी कि वो आंशिक रूप से मान रहे हैं कि आप गड़बड़ी हुई है। जी बिल्कुल, अधिकारी मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। वहीं पर अररिया डीएम विनोद दुहन ने भी जांच का आदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एग्जीक्यूटिव को उन्होंने निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तो स्पष्ट है कि गड़बड़ी हुई है, तभी यह पुल का जो है स्लैब जो है धंसा है, दरारें आई है। नहीं तो 4 वर्ष पहले ही यह पुल बना है। और बता दें कि अररिया जिला में आधा दर्जन ऐसे अनोखे पुल की तस्वीर भी है जिसका न्यूज़ 18 ने खुलासा किया था करीब 6 महीने पूर्व। और जहां पर पुल तो बना दिया गया था लेकिन उसका अप्रोच पथ नहीं बनाया था। तो पहले भी ग्रामीण कार्य विभाग जो है सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सतीश। पटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गोदाम में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नशीली दवाएं और कप सिरप बरामद किए गए। बरामद सामान की कीमत करीब 95 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तो पटना से एक बड़ी खबर, जहां नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने यहां से की है।
द्वारा एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। सबसे पहले एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को मुन्ना चक के पास से गिरफ्तार किया गया। करीब 1 कार्टन मतलब 2000 एमपीओल नशीली इंजेक्शन। आज बक्सर दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी सेंट्रल जेल परिसर जाएंगे सीएम। देखिए, वामन भगवान की पूजा अर्चना करने वाले हैं। रामेश्वर नाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। रामरेखा घाट पर सीएम निरीक्षण करने वाले हैं। लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ होने वाला है। वामन भगवान की पूजा अर्चना करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आज की अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम सम्राट चौधरी आज बक्सर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सेंट्रल जेल परिसर जाएंगे सीएम और इसके साथ साथ रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। रामरेखा घाट पर सीएम निरीक्षण करेंगे। लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ होगा। अट्ठाईस जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की जल्द घोषणा होगी। एनडीए में कैसा रहेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अभी पिछले महीने की बात है, बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए और एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीत ली। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। विधान परिषद की इन 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, वो भी इसी महीने। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं 1 सीट पर उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर अंतिम स्तर पर चर्चा जारी है। एनडीए के भीतर इस बात की भी चर्चा है कि जिन नेताओं को हाल के राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, उन्हें विधान परिषद भेजकर संतुलन साधा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े चेहरे हैं, जिन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। वहीं एलजेपी रामविलास भी अपने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। आरजेडी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को विधान परिषद भेजने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। बिहार एटीएस ने सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता दिलाई है। मुजफ्फरपुर से पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। मुस्तफा पिछले 5 से 6 महीनों से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। घर से छापेमारी में देश विरोधी सामग्री भी बरामद हुई। सावधान हो जाइए, क्योंकि देश का गद्दार और सीमा पार बैठे दुश्मनों के आका अब आपके ही आसपास, आपके ही शहर में पनाह लिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही देश का दुश्मन छिपा बैठा था, जो भारत की धरती पर रहकर ही देश की पीठ में छुरा घोंप रहा था। बिहार एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एटीएस के हत्थे चढ़ा है मुजफ्फरपुर का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा। ये शख्स असल में पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और उसके इशारे पर नाच रहा था। और उसमें पाया कि ये लड़का जो है सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है, राना हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है। तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार कि हमें सामान चाहिए। तो वो लोग इसको कहें कि पहले आपको और अभी हम लोग मेंटली और ये ट्रेन करेंगे, फिर आपको हथियार वगैरह देंगे। कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी लाहौर का रहने वाला है, कुख्यात गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन है। विदेशी ठिकानों से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। पिछले 5-6 महीने से मुस्तफा भारत विरोधी ताकतों का मोहरा बना हुआ था। ये गद्दार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंड टू एंड एनक्रिप्ट मैसेजिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे शहजाद गैंग को देश की संवेदनशील जानकारियां और देश विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा था। इंटरनेट की आड़ में ये देश के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। उन लोगों ने जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर हैं राना हुनैन,
वो इनको टास्क देता है कि आप कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस है जिनका नाम है, उसको बताते हुए जो मुजफ्फरपुर में है, वो उसका लोकेशन और फोटो वीडियो बना के भेजें बनाइए। तो उसमें भी ये कुछ दिन के बाद फिर बना के भेजता है, फिर ये कहते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स भेजने। तो वो सब ये एक्टिविटीज ये किया है, शेयर किया है ये सब इंफॉर्मेशंस। तो इनको जो है हम लोगों ने, और इससे रिलेटेड और भी कुछ हैं जो आपत्तिजनक जो देशद्रोही श्रेणी में आएंगे, तो उन कारणों से इनको गिरफ्तार किया गया है। ये रतनपुरा शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को फंसाया करता था, पैसों और नौकरी का लालच देकर अपनी तरफ खींचता था। एनक्रिप्टेड ऐप पर सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए टास्क देता था। इन गुप्त ग्रुप्स में युवाओं का धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है, संवेदनशील ठिकानों की लोकेशन और रेकी मंगवाता है। अब ये देशद्रोही एटीएस के सलाखों के पीछे है और इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाला ये मुस्तफा इस नेटवर्क में अकेला है या इसके पीछे कोई और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। एटीएस अब इस पूरे जाल को उखाड़ फेंकने में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत विरोधी गतिविधि में जो है वो मोहम्मद मुस्तफा शामिल था, और अब इससे पूछताछ के आधार पर जो तथ्य, जो जानकारी बिहार एटीएस को मिली है, उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो बिहार एटीएस करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करने के आरोप में एटीएस की टीम ने मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के गराहा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में छापेमारी कर मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद मुस्तफा का पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर मोहम्मद सज्जाद भट्टी से कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। एटीएस की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी युवक के परिजन मामले में ज्यादा कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मुस्तफा के पिता ने यह बताया कि उनका बेटा गांव में ही 9वीं तक पढ़ा है, फिर बीच में दिल्ली आया और अभी गांव में ही कुछ काम करता था। मां को भी मुस्तफा की हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो स्थानीय लोग इस खुलासे के बाद काफी हैरत में हैं। यहाँ बोला कि हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं, वहाँ थाना पर से हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो 12 बजे बोले कि 10 बजे के बाद से बोले कि नहीं, सो अब आप लोग जाइए, सो हम इसको लेकर के जाएंगे। हम बोले अच्छा, जैसे बताया जाए कि मोबाइल से भी कुछ करता था क्या? अब इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी, हम खुद जाहिल आदमी हैं, हम अंगूठा छपा दिए। मोबाइल पुलिस आई थी आपके? हम लोग घर में नहीं थे। क्या पता चला आपको? क्या मालूम चला घर आए तो? बताइए ना, जो हुआ सो बताइए। कुछ भी नहीं बता सकते सर। हम लोग के नजर में तो ठीक था, मोबाइल से क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग तो उसी को, हम लोग को मोबाइल चलाने नहीं आता, तो हम लोग को क्या मालूम। लेकिन आया पुलिस तो हम लोग देखे किया। हम एक आदमी से पूछे क्या चीज का मामला, तो बोला कि हमको जानकारी नहीं है क्या चीज का है। क्या बिहार में आईपीएल की टीम बनेगी? क्या बिहार को भी आईपीएल में प्रतिनिधित्व मिलेगा? देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने आईपीएल में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर अनिल अग्रवाल के पोस्ट के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने भी मिशन मोड में काम करने की बात कही। आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा है। बिहार के लाल कमाल पर कमाल कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के छक्कों से दुनिया चकित है, तो ईशान किशन के टैलेंट का हर कोई कायल। अब बिहार के खिलाड़ी दूसरे राज्यों की टीम में शामिल होकर ऐसा जलवा दिखा रहे हैं, तो सोचिए कि बिहार की आईपीएल टीम बन जाए तो क्या कोई टिक पाएगा? ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के जाने माने उद्योगपति और बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल ने आईपीएल में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो सुर्खियों में है। अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या आपको नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए? बिहार की मिट्टी ने देश को बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ओडीआई डबल सेंचुरी लगाई। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने
और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया नाच करती है। बिहार की क्रिकेट टीम और यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए वो अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। बिहार उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है और अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान में दिखे। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पोस्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कुछ ही देर में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि वो अनिल अग्रवाल की बातों से पूरी तरह से सहमत है और बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर के सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पोस्ट और सीएम सम्राट के जवाब के बाद बिहार के खिलाड़ियों के सपने गुलाचे भरने लगे हैं तो युवा भी जोश में है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राजनीतिक बहुत है। अगर क्रिकेट टीम बनता है तो आई होपफुल कि हम लोग को बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। यस मैम, होना चाहिए। यस मैम, होनी चाहिए। युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, खासकर जो क्रिकेट लवर है। यस मैम, क्योंकि बाहर में जाने पे चांसेस कम मिलते हैं और अपनी एक बिहार की टीम होगी तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और एक अपनी एक पहचान भी बनेगी। अच्छा मौका मिलेगा और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका सफलता ही मिल सकता है, मतलब बिहार की टीम से खेलेंगे तो क्या सच में आईपीएल में बिहार की टीम आएगी? क्या बिहार को भी आईपीएल में प्रतिनिधित्व मिलेगा? अनिल अग्रवाल के पोस्ट से ये सपना पूरा होने जैसा दिख रहा है। अपने पोस्ट के साथ अनिल अग्रवाल ने एक खास तस्वीर भी शेयर की। इसमें एक खचाखच भरे क्रिकेट स्टेडियम का एरियल व्यू दिख रहा था और मैदान पर बड़े अक्षरों में हिंदी में बिहार लिखा नजर आ रहा था। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले साल में आईपीएल बिहार तक पहुंचेगा? क्या अनिल अग्रवाल के पोस्ट और सीएम सम्राट चौधरी के जवाब देने के बाद से ये सपना हकीकत बन जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।